हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पारस भाटिया और आप देख रहे हैं टेक्निकल अकाउंटिंग। एक बार फिर मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी ये थर्ड वीडियो हमारे चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स की, इसमें थोड़ा सा डिले हो गया। उसका रीजन भी मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीक आपको पता है क्लास 12 का सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, मेरा भी रिजल्ट आना था, तो इस वजह से हम लोग अपनी इस वीडियो को बना नहीं पाए। लेकिन आज हम अपने इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हमारी आज की वीडियो में। अब मैं आप सभी के साथ अपना क्लास 12 का रिजल्ट भी शेयर करना चाहूंगा। तो जैसे कि अभी आपने मेरी क्लास 12 के रिजल्ट की मार्कशीट देखी, अगर आप भी अपने अकाउंट्स के सब्जेक्ट में ऐसे ही मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर भी जरूर कीजिए। तो हम अपनी आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना ज्यादा टाइम को वेस्ट किए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये हमारे इस चैप्टर का जो कि है इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाता है। 2 मार्क्स में भी आ जाता है, 4 मार्क्स में भी आ जाता है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है जिसके अंदर एक ही टॉपिक है। ये एक केस है जिसके अंदर फर्दर 6 केसेस हैं। इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमें 6 केसेस को पढ़ना है। और अगर मैं आपको सही में बता रहा हूं, अगर आप 3 केसेस को अच्छे से सुन लेंगे तो बाकी के 3 केसेस बिल्कुल आप अपने आप कर लेंगे। मैं सिर्फ आपको एक हिंट दूंगा और बाकी आप अपने आप खत्म कर लेंगे 3 केसेस। तो कितने टोटल केसेस हैं हमारे? 6 केसेस। 6 केसेस। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 टर्म्स बताना चाहता हूं: इशू प्राइस, फेस वैल्यू एंड रिडीमेबल वैल्यू। इशू प्राइस, फेस वैल्यू एंड रिडीमेबल वैल्यू। लेकिन उससे आप पहले बोलेंगे कि सर आपने हमें इशू का मीनिंग तो बताया था हमारी फर्स्ट वीडियो में, पर रिडेम्पशन का मीनिंग क्या होता है? तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में अभी बता देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ही होगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रीपेमेंट मतलब डिबेंचर्स को हमने इशू करके जो जनरल पब्लिक से पैसा ले रखा है, अब हमें उसे रीपे करना होता है, और रीपे करने को ही बोला जाता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, मैं इसको रब करके आपको फिर उन 3 टर्म्स जो कि मैंने बताई, फेस वैल्यू, इशू प्राइस एंड रिडीमेबल वैल्यू, इन तीनों के मीनिंग बताता हूं। तो अब मैं आपको उन 3 टर्म्स के मीनिंग बताता हूं। फर्स्ट टर्म है हमारी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको FV लिख लेंगे, क्योंकि इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। ये कोई प्रैक्टिकल में मतलब हमें जर्नल एंट्रीज में नहीं लिखना होता फेस वैल्यू वर्ड, इसलिए हम इसको FV बोलेंगे। आज से फेस वैल्यू ना बोलकर FV इसे हम बोलेंगे। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मान लीजिए अगर एक कंपनी को 50 लाख रुपीस का लोन लेना है जनरल पब्लिक से, और जनरल पब्लिक से लेना है तो वो डिबेंचर्स इशू करेगी, ये मैंने आपको बताया था।
तो ये तो है नहीं कि एक ही बंदे से 50 लाख रुपीस ले लेगी। ऑब्वियसली जनरल पब्लिक है, आम जनता है, तो उनके पास इतना पैसा तो होगा नहीं कि 50 लाख रुपीस एक ही बंदा हमें दे दे। तो हम क्या करते हैं, एक कंपनी क्या करती है, 50 लाख रुपीस को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देती है। 50 लाख रुपीस को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देती है, जिससे कि इजीली वो डिफरेंट डिफरेंट पीपल से पैसा रेज कर सके, मतलब फंड्स को रेज कर सके। अगर मान लीजिए 50 लाख रुपीस 50 लाख रुपीस एक कंपनी को रेज करने हैं जनरल पब्लिक से, तो वो क्या करेगी, इस 50 लाख रुपीस को 5000 स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देगी। 5000 स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देगी। तो अगर आप देखेंगे तो ये कैंसिल होने के बाद 1000 कितना आया, 1000, मतलब एक कंपनी कितने डिवेंचर्स को इशू करेगी, 1000 डिवेंचर्स को इशू करेगी। ये आ गए नंबर ऑफ डिवेंचर्स, सॉरी 5000 जो था वो था हमारा नंबर ऑफ डिवेंचर्स, क्योंकि 5000 यूनिट्स में 50 लाख रुपीस के फंड्स को डिवाइड किया कंपनी ने। हमारे पास आया 1000 निकल के, कैंसिल होने के बाद ये जो 1000 निकल के आया ये होती है डिवेंचर की फेस वैल्यू, और हम इसे क्या बोलेंगे, एफवी। क्या बोला जाएगा इसे, एफवी, यानी कि फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। एक बार आप फेस वैल्यू का मीनिंग देख लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट मीनिंग बताता हूं इशू प्राइस का। तो हमने अपनी फर्स्ट टर्म फेस वैल्यू उसका मीनिंग समझ लिया। सेकेंड टर्म की ओर अब हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है, सेकेंड टर्म हमारी क्या है, इशू प्राइस। इसे भी पूरा इशू प्राइस ना लिखकर क्या लिखेंगे, आईपी मतलब इशू प्राइस। फेस वैल्यू को क्या लिखा, एफवी, इशू प्राइस को क्या लिखा, आईपी। तो नेक्स्ट जब करेंगे रिडीमेबल वैल्यू, उसको क्या लिखेंगे, आरवी। बस इनिशियल्स लिखने हैं, मतलब हर वर्ड के, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्रीज में ये वर्ड काम नहीं आने, ये सिर्फ हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तरह से वर्किंग नोट में हमारे काम आएंगे। तो अब इशू प्राइस का मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। इशू प्राइस इज द प्राइस एट विच द डिबेंचर्स आर इशूड टू द जनरल पब्लिक irrespective of their face value। इशू प्राइस क्या होता है, इशू प्राइस इज द प्राइस एट विच द डिबेंचर्स आर इशूड बाय अ कंपनी टू द जनरल पब्लिक irrespective of the face value of the debentures। मतलब अगर फेस वैल्यू एक डिबेंचर की मान लीजिए 100 रुपीस है, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी फेस वैल्यू अगर 100 है तो 100 पे ही कंपनी इशू करेगी डिबेंचर्स को। कंपनी 100 से नीचे भी कर सकती है, कंपनी 100 से ऊपर भी कर सकती है। अगर नीचे करेगी तो वो हो जाएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वेंडर का, जब हम टॉपिक कर रहे थे कि इशू एट डिस्काउंट, और अगर ऊपर कर देगी तो इशू एट प्रीमियम, और अगर एग्जैक्ट 100 पे करेगी तो वो होता है इशू एट पार। क्या होता है वो, इशू एट पार। तो मैंने आपको बताया इशू प्राइस का मीनिंग। इशू प्राइस इज द प्राइस एट विच द डिबेंचर्स आर इशूड बाय अ कंपनी टू द जनरल पब्लिक इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कंपनी को जिस प्राइस पे इशू करने कंपनी कर सकती है, फेस वैल्यू से कम पे भी कर सकती है, एग्जैक्ट फेस वैल्यू पे भी कर सकती है, फेस वैल्यू से ज्यादा पे भी कर सकती है। कम पे करेगी इशू एट डिस्काउंट, ज्यादा पे करेगी इशू एट प्रीमियम, इक्वल टू फेस वैल्यू पे करेगी तो इशू एट प्रीमियम, सॉरी अगर एग्जैक्ट फेस वैल्यू पे करेगी तो वो हो जाएगा इशू एट पार। मतलब इशू करने के इशू पार पे भी हो सकता है, कब होगा, जब इशू प्राइस इक्वल होगा फेस वैल्यू के। इशू प्राइस फेस वैल्यू से अगर कम होता है, इशू प्राइस अगर फेस वैल्यू से कम होता है तो उसका मतलब है कि कंपनी डिस्काउंट पे इशू करी है, मतलब इशू एट डिस्काउंट का केस है। और अगर ज्यादा पे इशू करती है तो इसका मतलब है कि वो इशू एट प्रीमियम का केस है, अगर इशू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको 3 केसेस बताता हूं, जो कि है रिडीमेबल वैल्यू। अब हम अपनी थर्ड टर्म करते हैं, जिसका नाम है रिडीमेबल वैल्यू। तो थर्ड टर्म क्या है, रिडीमेबल
वैल्यू। कैसे डिनोट करेंगे हम इसको अपने वर्किंग नोट में? आरवी, मतलब सिर्फ और सिर्फ इनिशियल्स। तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि रिडेम्पशन का क्या मीनिंग होता है। रिडेम्पशन का मीनिंग होता है रीपेमेंट। जब हम अपने डिबेंचर्स जो कि हमने कंपनी ने इशू करे हैं और फंड्स रेज किए जनरल पब्लिक से, उनकी रीपेमेंट करते हैं, तो उस फिनोमेना को बोला जाता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो हमारे पास बात आती है रिडीमेबल वैल्यू क्या होती है। आप समझ पा रहे होंगे कि रिडेम्पशन और रिडीमेबल मिलती जुलती टर्म्स हैं, क्योंकि सेम ही लगभग लग रहा है। रिडेम्पशन, रिडीमेबल सेम ही साउंड आ रही है लगभग। रिडीमेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे डिबेंचर्स की रीपेमेंट की जाती है, जिसपे डिबेंचर्स की रीपेमेंट की जाती है। प्राइस एट विच डिबेंचर्स आर रीपेड। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इशू होता है, पार पे भी हो जाता है, प्रीमियम पे भी हो जाता है और डिस्काउंट पे भी हो जाता है। लेकिन जो रिडेम्पशन होता है हमारा, मतलब रिडीमेबल वैल्यू जो होती है, वो या तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स के इक्वल होती है या उससे ज्यादा होती है। क्योंकि मान लीजिए आप हैं, आप अपनी जगह पर किसी कंपनी में पैसा दे रहे हैं, उनको लोन दे रहे हैं कंपनी को, तो ये आज अगर आप 100 रुपए दे रहे हो तो 10 साल के बाद ये तो नहीं आप उनसे 90 ले लोगे, मतलब डिस्काउंट पे तो नहीं लोगे, या तो 100 ही लोगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिल ही रही थी, लॉस उसमें भी आपका नहीं होगा, फिर भी कम नहीं लोगे आप, या तो 100 ही लोगे या 100 से ज्यादा की इच्छा करोगे। एक्सपेक्ट तो करोगे ना हमें थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाए, कम तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता, कोई भी अपना लॉस नहीं चाहता। तो इसीलिए रिडीमेबल वैल्यू जो होती है वो या तो फेस वैल्यू के बराबर होती है या फिर रिडीमेबल वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होती है। क्योंकि कोई भी डिबेंचर होल्डर कम पैसा नहीं लेता, बराबर ले लेता है, ज्यादा तो हर कोई ले ही लेता है। तो हम अब तीनों टर्म्स मैंने आपको बता दी, फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू। अब इन तीन टर्म्स को आप एक बार नोट कर लीजिए कहीं पर भी जहां पर आप नोट कर रहे हो, और उसके बाद हम अपने 6 केसेस जो है हमारे टॉपिक के इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना केस नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक का, जिसका नाम है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। केस 1 में जैसे जैसे हेडिंग डालता जाऊंगा, आप हेडिंग जरूर डालिएगा, क्योंकि हेडिंग से ही आप डिस्टिंक्शन कर पाएंगे 6 के 6 केसेस में, वरना आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो केस 1, हेडिंग देख लीजिए, इशू एट पार redeemed ये जो दो वर्ड्स आए हैं, इशू एट पार, इस पार को भी आप सर्कल में कर लीजिए या इसको हाईलाइट कर लीजिए, और रिडीम्ड एट पार को भी आप हाईलाइट जरूर कर लीजिए। चलो पहली एंट्री में आपको बताता हूं। 6 हमारे पास केस है टोटल, इशू एट पार, रिडीम्ड एट पार, इशू एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। ये ऐसे कर करके 2 और केसेस है, वो हम धीरे धीरे कर ही लेंगे। पर फर्स्ट एंट्री जो होगी 6 के 6 केसेस में, जो पहली एंट्री होगी वो फ्री के मार्क्स हैं, आप उसको चाहे तो लर्न भी कर लीजिए। मैं आपको वो एंट्री बता देता हूं जो हमारी इन 6 के 6 केसेस में फर्स्ट एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री तो आप लर्न ही कर लीजिए,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कई कई जगह बुक्स में भी हो जाता है और कई जगह टीचर्स भी बता देते हैं कि ये जो डिबेंचर लिखा है इसको भी, इसके आगे भी परसेंटेज लिखनी पड़ती है कि किस परसेंटेज पे डिबेंचर्स इशू हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इसके आगे वो नहीं लिखना होता। आपको अगर कोई भी बोले तो आप उस पर ट्रस्ट मत करना, क्योंकि यही फाइनल ट्रीटमेंट जो होती है मैं आपको वही बता रहा हूं। इसके आगे परसेंटेज नहीं आएगी। परसेंटेज आती है हमारी परसेंटेज डिबेंचर्स के आगे, जहां पर हम फेस वैल्यू से, आपको याद होगा कि मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ डिबेंचर्स को। मैंने आपको फर्स्ट एंट्री बताई, 6 के 6 केसेस के लिए बताई। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों क्रेडिट हुआ? पैसा आ रहा है, इनकम बढ़ रही है, डिबेंचर्स की वजह से बढ़ रही है। और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा क्यों लिखा? क्योंकि लमसम अमाउंट आ रहा है, धीरे धीरे करके नहीं आ रहा। एप्लीकेशन अलग नहीं मिल रही, अलॉटमेंट अलग नहीं मिल रही, इकट्ठा मिल रहा है जो मिल रहा है, इसलिए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इस एंट्री को आपने लर्न तो करना ही करना है, क्योंकि हर केस में यही एंट्री होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एंट्री है सबसे इजी एंट्री इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका अमाउंट कैसे निकलेगा। तो इसका अमाउंट निकलेगा, आप एंट्री को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बता देता हूं कि इसका अमाउंट कैसे निकलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं इसका अमाउंट कैसे निकलेगा। दोनों जगह इशू प्राइस जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, इशू प्राइस वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड एंड रिडीम्ड। एक ही नंबर ऑफ डिबेंचर्स होगा जिनको इशू किया गया था और वही होगा जिनको रिडीम किया जा रहा है। उस नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे इशू प्राइस से, कीवर्ड है, इसको याद रखना है, कीवर्ड है, बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए, अपने पास हाईलाइट करके रख लीजिए। इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, फेस वैल्यू से कर दिया चाहे रिडीमेबल से कर दिया, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप याद रखना, इस केस में तो फेस वैल्यू से कर दोगे तब भी सही है, क्योंकि यहाँ पे इशू पार पे हो रहा है, फेस वैल्यू और इशू प्राइस बराबर है। लेकिन आगे हम केसेस करेंगे उसमें प्रीमियम पे भी इशू होगा, डिस्काउंट पे भी, वहां पर फेस वैल्यू के इक्वल नहीं होता। इसलिए आप पहली एंट्री से ये लेकर चलो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स को मल्टीप्लाई करना है आपने इशू प्राइस से इस एंट्री के लिए। ये एंट्री अगर ऐसे कर दी 1 मार्क फ्री का मिल जाएगा आपको। मैंने भी अपनी, जब मेरा प्री बोर्ड हुआ था, गलती कर दी थी, मैंने फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया था। भले मेरे सर ने काफी बार बताया था कि इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना, पर इसलिए फिर भी मैंने फेस वैल्यू से किया और मेरे वहां पर मार्क्स कट गए थे। आपके मैं मार्क्स नहीं कटवाना चाहता, तो आप इसको इशू प्राइस से ही मल्टीप्लाई करिएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स को। एक बार आप इस एंट्री को देख लीजिए, इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी वो देख लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट एंट्री, जो सेकंड एंट्री होगी इसी केस में, वो क्या होगी। पहले केस की जो की है इशू एट पार, रिडीम्ड एट पार, इशू भी पार पे हो रहा है, रिडीम भी पार पे हो रहा है, उसकी हमने फर्स्ट एंट्री भी कर ली, उसका अमाउंट कैसे निकलेगा वो भी पता लग गया। तो सेकंड एंट्री, फर्स्ट केस की इशू एट पार, रिडीम्ड एट पार की सेकंड एंट्री। फर्स्ट में हमने क्रेडिट क्या किया था, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री में उसी को डेबिट कर दो, सेकंड एंट्री में उसी को डेबिट कर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री में जो क्रेडिट किया था, सेकंड एंट्री में उसी को डेबिट कर दीजिए।
अमाउंट क्या लिखना है, जो पहली एंट्री में जब इसको क्रेडिट किया था तब जो अमाउंट लिखा था वो यहाँ पर अमाउंट उसके सामने लिख दीजिए। तो इसका इफेक्ट तो भले ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना डेबिट उतना क्रेडिट, इफेक्ट तो जीरो हो गया, इफेक्ट तो नलीफाई हो गया, पर फिर भी जो रिक्वायरमेंट है वो तो है ही है। तो पहली एंट्री में जो हमने किया था क्रेडिट, सेकंड एंट्री में उसको कर दिया डेबिट। पहली एंट्री में क्रेडिट जिस अमाउंट से किया था, सेकंड एंट्री में डेबिट उस अमाउंट से कर दो। केस क्या है, अब मेन बात आती है जो आपको मार्क्स देगी इस क्वेश्चन में। इशू एट पार, रिडीम्ड एट पार, मतलब इशू भी पार पे हुआ है, रिडीम भी पार पे हुआ है, मतलब ना प्रीमियम पे इशू नहीं हुआ, मतलब अब हमें अगर इशू पे प्रीमियम नहीं हुआ, पार पे प्रीमियम, पार पे इशू हुआ है, मतलब फेस वैल्यू पे इशू है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट तो हो नहीं रहा कोई, जितने की फेस वैल्यू है उतने पे इशू कर दिया गया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं होगा। सेकंड केस आप समझ रहे होंगे। अब सेकंड केस क्या निकल के आएगा यहाँ से, इशू एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार। लेकिन पहले इस पे बात करते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। वही चीज जो हमने वेंडर के केस में की थी, जब फेस वैल्यू और इशू प्राइस बराबर होते हैं तो अल्टीमेटली क्रेडिट कौन होता है, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। अब दो ही हैं, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। जिससे इसको डेबिट किया और इसको डेबिट कितने से किया, जितने में मैम हमने पहली एंट्री में जिस अमाउंट से हमने इस अकाउंट को क्रेडिट किया था, इस बार उसी अमाउंट से इस एंट्री को क्रेडिट कर दीजिए, सॉरी डेबिट कर दीजिए। जितने से इसको डेबिट किया उतने से परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। पहला केस खत्म हो गया, मार्क्स आपको फ्री में मिल गए। परसेंटेज मैंने आपको बताई थी कि बनी होगी क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं इस केस में, और किसी केस में भी कुछ नहीं है। आप अच्छे से नोट जरूर कर लीजिए बस। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको नोट कर चुके होंगे। अब हम अपने सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं। पहला केस हुआ इशू एट पार, रिडीम्ड एट पार। सेकंड केस, केस नंबर 2, इशू प्रीमियम पर हो रहा है, इशू प्रीमियम पर हो रहा है, लेकिन रिडीम्ड अभी पार पे ही होगा, रिडीम अभी पार पे ही होगा। इशू प्राइस सॉरी इशू अगर हो रहा है प्रीमियम पे, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पे हो रहा है, फेस वैल्यू से ज्यादा पे हो रहा है, और अगर रिडीम पार पे हो रहा है तो जैसे पहले था वैसे ही अब है। एक बार इस केस को नोट कर लीजिए, मैं आपको अब एंट्री बता देता हूं। और मैंने आपको पिछले केस में क्या कहा है, पहली एंट्री तो 6 के 6 केस में ही सेम है, पहली एंट्री हर केस में सेम है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, बैंक हमारी एसेट होती है, बैंक में पैसा आएगा, क्योंकि ये तो है नहीं हर किसी के पास आप घर में जाओगे, अब तो ऑनलाइन ही सब कुछ चलता है, तो बैंक में डायरेक्टली पेमेंट आएगी आपके, जो भी डिबेंचर होल्डर्स आपको करेंगे, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज इन एसेट, डेबिट हो गया। और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ है, क्यों क्रेडिट हुआ है, इसका रीजन मैंने आपको बताया कि लमसम में पेमेंट मिल रही है। अगर अलग अलग मिल रही होती तो एप्लीकेशन को अलग करते, अलॉटमेंट को अलग करते, जो कि शेयर्स के चैप्टर में करेंगे, पर अभी डिबेंचर्स पे रहते हैं। पहली एंट्री का लॉजिक भी मैंने बता दिया, उसका अमाउंट कैसे निकलेगा वो भी बता दिया। कैसे निकला था पहली एंट्री का अमाउंट, इशू प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स। इशू प्राइस, जिस प्राइस पे इशू हो रहे हैं वो आपको क्लियरली मेंशन होगा क्वेश्चन में, पहली लाइन में मेंशन होगा कि इशू किस प्राइस पे हो रहे हैं, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी सबसे पहला वर्ड ही नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको मिलेगा। फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री में इसमें ट्विस्ट है। अब हम अपने सेकंड केस के, जो कि है इशू एट प्रीमियम रिडीम्ड एट पार, उसकी सेकंड एंट्री करते हैं। इशू एट प्रीमियम रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार। फर्स्ट एंट्री क्या थी,
कॉमन है 6 के 6 केस में। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। प्राइस कैसे निकला, इशू प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स। सेकेंड एंट्री जो होगी मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट एंट्री में जो क्रेडिट, सेकेंड एंट्री में वो डेबिट। मतलब डेबिट क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा। जितने अमाउंट से हमने ऊपर वाली एंट्री में यानी फर्स्ट एंट्री में इस अकाउंट को क्रेडिट किया था, उसी सेम अमाउंट से, बिल्कुल सेम अमाउंट से, कोई वेरिएशन नहीं लानी, किसी केस में नहीं लानी, उसी अमाउंट से इस वाली एंट्री में इस अकाउंट को, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को आपको डेबिट कर देना है। उसी अमाउंट से क्या करना है, इसको डेबिट कर देना है। क्रेडिट क्या करना है, अब मेन बात आई। रिडीम कैसे हो रहा है, पार पे। इन केसेस में, ये जो 6 केस है ना, इनमें ट्विस्ट तब आएगा जब रिडीम भी प्रीमियम पे होगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मतलब बेसिक चलेगा, बिल्कुल बेसिक। इशू प्रीमियम पे हो रहा है, मैं मान रहा हूं, मतलब फेस वैल्यू जो है वो कम है इशू प्राइस से। वेंडर के केस में भी मैंने आपको बताया था, अगर इशू प्रीमियम पे हो रहा है तो क्रेडिट क्या होगा। इशू अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो क्रेडिट क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो सबसे पहले क्रेडिट होगा परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, और एडिशनली क्या क्रेडिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आप बोलेंगे इसका अमाउंट कैसे निकलेगा। पहली एंट्री क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कैसे निकला इसका अमाउंट, इशू प्राइस जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स। इनमें भी मल्टीप्लाई तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर से ही करना है अमाउंट निकालने के लिए। वो तो नंबर ऑफ डिबेंचर जितने, उसके हिसाब से ही अमाउंट निकलेगा ना। लेकिन अब किससे मल्टीप्लाई करना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, परसेंटेज डिबेंचर्स में हमेशा, कभी भी आप देख लेना, परसेंटेज डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे इसका अमाउंट निकलेगा, फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स। रही बात सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की, इसको इशू प्राइस से कर दिया डेबिट, इसे फेस वैल्यू से कर दिया क्रेडिट। अब इशू प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू से, तो जो इशू प्राइस और फेस वैल्यू का डिफरेंस होगा ना, इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू, जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा, इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू, जो भी ये निकल के आएगा अमाउंट, अगर उसको आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी अमाउंट निकल आएगा। किसका निकल आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का। तो इसके साथ हमारे 2 केसेस एंड हो गए, इशू एट पार, रिडीम्ड एट पार। इशू एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा, और जो चीज मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए बोली है उसे हाईलाइट भी कर लिया होगा। इस वीडियो को अब हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम आज अपने 2 केसेस पे इस वीडियो को एंड कर देंगे। नेक्स्ट जो हम अपनी वीडियो बनाएंगे उसमें हम अपने बाकी के 4 केसेस जो रह गए हैं इस टॉपिक के, उनको कवर करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो के टॉपिक में जो 2 केसेस बताए और जो 3 टर्म्स बताई मैंने आपको, इशू प्राइस, फेस वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू, कोई भी डाउट होता है आप बिना हेजिटेट किए कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पोस्ट कर दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी इस चैप्टर के बारे में नॉलेज मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।